आज है 17 फरवरी मंगलवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। नमस्कार, हरकारा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम देश और दुनिया की उन खबरों का विश्लेषण करेंगे जो मुख्यधारा के शोर में अक्सर दब जाती हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंशियल टाइम्स और ओसीसीआरपी के उस विस्फोटक खुलासे की जिसने अदानी समूह में $3 बिलियन के गुप्त निवेश की परतों को खोल दिया है। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे दिल्ली में हुए एआई शिखर सम्मेलन में जहां कुप्रबंधन के कारण केंद्रीय मंत्री को माफी मांगनी पड़ी और विदेशी मेहमानों के सामान चोरी हो गए। हम उस आरटीआई रिपोर्ट पर भी नजर डालेंगे जिससे पता चला है कि मुसलमानों के नरसंहार की बात करने वाले कार्यक्रम को सरकार ने लाखों रुपये की फंडिंग दी थी। और अंत में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रथिन रॉय की उस चेतावनी को समझेंगे जिसमें उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के सिकुड़ते आकार और उत्तर दक्षिण भारत के बीच बढ़ती खाई पर चिंता जताई है। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। अदानी समूह को लेकर एक बार फिर वित्तीय दुनिया में भूचाल आ गया है। ओसीसीआरपी और फाइनेंशियल टाइम्स की संयुक्त जांच ने उन दावों की पुष्टि कर दी है जिन पर लंबे समय से बहस चल रही थी। रिपोर्टर रवि नायर और उनकी टीम द्वारा हासिल किए गए गोपनीय बैंकिंग दस्तावेजों से पता चला है कि गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी ने एक जटिल नेटवर्क के जरिए समूह में पैसा लगाया था। जांच में सामने आया है कि नासिर अली शबान अहली और चांग चुंग लिंग ने गुप्त रूप से अदानी समूह के शेयरों में भारी निवेश किया था। फरवरी 2023 में जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी समूह पर शेयरों में हेराफेरी के आरोप लगाए थे, ठीक उसी समय इन दोनों सहयोगियों ने अपने बैंकर्स के सामने स्वीकार किया था कि उनके पास अदानी के स्टॉक्स में लगभग $3 बिलियन यानी करीब 25,000 करोड़ रुपये का निवेश है। बैंक के आंतरिक रिकॉर्ड्स में विनोद अदानी को इन निवेशकों के लिए बिजनेस इंट्रोड्यूसर बताया गया है। स्विस अथॉरिटीज अब चांद पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही हैं और उनके खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। हालांकि अदानी समूह के प्रवक्ता ने इन आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि पब्लिक शेयरहोल्डर्स के फंड्स के स्रोत की जांच करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आगाज शर्मनाक अव्यवस्थाओं के साथ हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन कहे जाने वाले इस कार्यक्रम में बदइंतजामी इस कदर हावी रही कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। द टेलीग्राफ और बीबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्यक्रम स्थल भारत मंडपम में प्रवेश के लिए प्रतिनिधियों को घंटों लाइन में लगना पड़ा जबकि वीआईपी आसानी से निकल गए। सबसे गंभीर बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले सुरक्षा जांच के नाम पर कई प्रदर्शकों को उनके ही स्टॉल से दूर कर दिया गया। इस दौरान नियोसेपियन नामक स्टार्टअप के सीईओ धनंजय यादव ने आरोप लगाया कि सुरक्षा घेरे के बावजूद उनके स्टॉल से वेरेबल डिवाइसेस चोरी हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमने भारी भरकम शुल्क दिया लेकिन हाई सिक्योरिटी जोन में हमारा सामान गायब हो गया। इसके अलावा विदेशी मेहमानों को खाने के स्टॉल पर भी परेशानी हुई क्योंकि वहां डिजिटल पेमेंट काम नहीं कर रहा था और सिर्फ नकद लिया जा रहा था। मंत्री वैष्णव ने इसे स्वीकार करते हुए अब वॉर रूम बनाने की बात कही है। द क्विंट की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने मोदी सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्टर आदित्य मेनन द्वारा दायर आरटीआई से खुलासा हुआ है कि जिस सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में मुसलमानों के नरसंहार और हिंदू राष्ट्र की मांग की गई थी उससे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 63 लाख रुपये की फंडिंग दी थी। ये कार्यक्रम दिसंबर में दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। आरटीआई के जवाब से पुष्टि हुई है कि संस्कृति मंत्रालय ने सनातन संस्था को ये राशि जारी की थी। इस कार्यक्रम में सुदर्शन टीवी के सुरेश चव्हाणके और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय जैसे वक्ताओं ने बेहद आपत्तिजनक भाषण दिए थे। चव्हाणके ने मुस्लिम आबादी को घुसपैठिया बताते हुए उन्हें देश से बाहर निकालने की बात कही थी। वहीं राहुल दीवान ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर लड्डुओं में रसायनों का इस्तेमाल किया जाए तो लाखों लोगों को मारा जा सकता है। रिपोर्ट सवाल उठाती है कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल ऐसे कार्यक्रमों के लिए क्यों किया जा रहा है जो संविधान के मूल्यों के खिलाफ जाकर एक समुदाय विशेष के सफाई की बात करते हैं। क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता जगजाहिर है लेकिन इंसानियत के नाते भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर और कपिल देव ने एक बड़ी मिसाल पेश की है। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इन दोनों दिग्गजों ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेग चैपल और दुनिया भर के कई पूर्व कप्तानों के साथ मिलकर पाकिस्तान सरकार को एक खुला खत लिखा है। लंदन के द टाइम्स में प्रकाशित इस अपील में मांग की गई है कि जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और विश्व कप विजेता कप्तान इमरान खान के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। 73 वर्षीय इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं और उनकी सेहत लगातार गिर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा बना हुआ है। पत्र में माइकल एथर्टन और स्टीव वॉ जैसे खिलाड़ियों ने भी हस्ताक्षर किए हैं।
उन्होंने कहा है कि खेल के बाद प्रतिद्वंद्विता खत्म हो जाती है और सम्मान बाकी रहता है। ये पत्र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सौंपा गया है, जिसमें इमरान खान को तत्काल चिकित्सा सुविधा देने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ममता बनर्जी ने आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आयोग को कैप्चर कमीशन और तुगलकी कमीशन तक कह दिया है। विवाद की जड़ मतदाता सूची का पुनरीक्षण है। ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी एआई तकनीक का इस्तेमाल करके लाखों वैध मतदाताओं के नाम हटा रही है। मामला तब गर्मा गया जब चुनाव आयोग ने बंगाल के 7 अधिकारियों को कथित तौर पर गलत नाम जोड़ने के आरोप में निलंबित कर दिया। ममता ने कहा कि इन अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया। उन्होंने साफ कहा कि राज्य सरकार इन अधिकारियों का प्रमोशन करेगी। सूत्रों के मुताबिक ये पहली बार है जब आयोग ने राज्य सरकार की सिफारिश के बिना सीधे अधिकारियों पर कार्रवाई की है और एफआईआर के आदेश दिए हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम को सिर्फ एक पार्टी के हितों के लिए बुलडोज किया जा रहा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है, जिसने भारत की विदेश नीति के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। यह वही बीएनपी है जिसे भारत कभी अपना विरोधी मानता था। स्क्रॉल के लिए शोएब दानियाल का विश्लेषण बताता है कि शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद भारत को अपनी रणनीति पूरी तरह बदलनी पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी है और शपथ ग्रहण में भारतीय प्रतिनिधिमंडल भेजा है। ये भारत का बड़ा यू टर्न है, क्योंकि हसीना के शासनकाल में दिल्ली ने बीएनपी से दूरी बना रखी थी। 2001 से 2006 के बीच बीएनपी के पिछले कार्यकाल को भारत विरोधी माना जाता था। लेकिन अब जब जनता के विद्रोह ने हसीना को बेदखल कर दिया है, तो भारत को मजबूरन नए सत्ता केंद्र के साथ रिश्ते सुधारने पड़ रहे हैं। देखना होगा कि नई सरकार वहां की कमजोर हो चुकी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कैसे मजबूत करती है। मणिपुर में जातीय हिंसा की आग अभी ठंडी नहीं हुई है। प्रशांत मजूमदार की रिपोर्ट बताती है कि उखरुल जिले में हाल ही में हुई मारपीट के बाद तनाव काफी बढ़ गया है। इस बीच मणिपुर पुलिस ने एक साहसिक कदम उठाते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय से 51 कुकी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला है। ये छात्र वहां फंस गए थे और हिंसा का शिकार हो सकते थे। पुलिस ने बताया कि निकासी के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने छात्रों को गलती से उपद्रवी समझ लिया था, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। लेकिन पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया और उन्हें कांगपोकपी जिले में शिफ्ट कर दिया गया है। उखरुल में यह ताज़ा हिंसा तब भड़की जब कथित तौर पर कुछ लोगों ने एक नागा ग्रामीण के साथ मारपीट की, जिसके बाद करीब 30 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने सभी समुदायों से संयम बरतने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। वैश्विक भू राजनीति में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने के लिए रूस, चीन और ईरान एक साथ आ गए हैं। जवारिया राणा की रिपोर्ट के अनुसार ये तीनों देश होर्मुज जलमरुमध्य के पास एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं। इसे मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 नाम दिया गया है। ये युद्धाभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है और ईरान के साथ उसका तनाव चरम पर है। रूसी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस अभ्यास का मकसद समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना है। वहीं अमेरिका ने अपने 2 विमानवाहक पोत और कई युद्धपोत खाड़ी क्षेत्र में तैनात कर रखे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह अभ्यास पश्चिम को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश है कि अमेरिकी प्रतिबंधों और दबाव के बावजूद ये तीनों देश रणनीतिक रूप से एकजुट हैं। भारत की राजनीति में एक पुराना मामला फिर से तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ संबंधों को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया है कि 2014 से 2017 के बीच हरदीप पुरी और एप्स्टीन के बीच 62 ईमेल का आदान प्रदान हुआ और 14 मुलाकातें हुईं। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे, तब एक पूर्व राजनयिक और अब मंत्री एप्स्टीन जैसे विवादित व्यक्ति से क्यों मिल रहे थे। खेड़ा ने पूछा कि पुरी किस हैसियत से एप्स्टीन के साथ सरकारी नीतियों पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि हरदीप पुरी ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग की है। एप्स्टीन फाइल्स में दुनिया भर के कई रसूखदार लोगों के नाम सामने आए हैं जो सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपी एप्स्टीन के संपर्क में थे। अब बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था की, जो एक गंभीर दौर से गुजर रही है। जाने माने अर्थशास्त्री रथिन रॉय ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद से भारत सरकार का आकार लगातार सिकुड़ रहा है और सरकार अब विकास के बजाय सिर्फ नुकसान की भरपाई करने वाली संस्था बनकर रह गई है, जिसे उन्होंने कंपेंसेटरी स्टेट कहा है। रॉय ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि सरकारी खर्च जीडीपी के 17% से गिरकर लगभग 13% पर आ गया है।
उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार अपनी कमाई के लिए रिजर्व बैंक के लाभांश पर खतरनाक रूप से निर्भर हो गई है। रॉय ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच बढ़ती आर्थिक खाई पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दक्षिण के राज्य चीन की गति से विकास कर रहे हैं जबकि उत्तर भारत पिछड़ रहा है। उनका मानना है कि अगर यही हाल रहा तो भारत ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका जैसा एक उदास देश बन सकता है जहां असमानता चरम पर होगी। मणिपुर हिंसा के लिए अक्सर पोस्ट यानी अफीम की खेती को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है, लेकिन एक नई जांच ने इस दावे की हवा निकाल दी है। आर्टिकल 14 की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों और आरटीआई से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि जंगल की कटाई के लिए आदिवासी किसान नहीं बल्कि लकड़ी माफिया और सियासी रसूखदार जिम्मेदार हैं। जांच में सामने आया है कि जिन इलाकों को सरकार ने पोस्ट की खेती के लिए चिन्हित किया था वहां जंगल 2017 से ही कटने शुरू हो गए थे। स्थानीय लोगों और लकड़ी व्यापारियों ने खुलासा किया है कि लकड़ी के बड़े ठेकेदार नियमों को ताक पर रखकर जंगल साफ करते रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि 2023 की जातीय हिंसा के लिए पोस्ट की खेती को बलि का बकरा बनाया गया ताकि असली कारणों पर पर्दा डाला जा सके। ये रिपोर्ट मेकपीस सिटलो और ग्रीष्मा कुथ ने तैयार की है, जो सरकारी दावों के विपरीत जमीनी हकीकत बयां करती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में निजी घर में नमाज पढ़ने से रोकने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के डीएम और एसएसपी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि निजी परिसर में इबादत करने की अनुमति देने वाला उसका पुराना फैसला इस मामले में भी लागू होता है। यह मामला मोहम्मदगंज गांव का है, जहां कुछ मुसलमानों को एक निजी घर में नमाज पढ़ने के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। मकान मालिक ने स्पष्ट किया था कि यह उनकी निजी संपत्ति है और उन्होंने नमाज की अनुमति दी थी। कोर्ट ने अधिकारियों से जवाब तलब किया है और याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह फैसला धार्मिक स्वतंत्रता और निजी संपत्ति के अधिकारों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। खबरों के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। हम मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हरकारा शोर कम रोशनी ज़्यादा। आप हमें सुन सकते हैं यूट्यूब, स्पॉटिफाई और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। धन्यवाद।